आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़, जहां सच्चाई बोलती है और झूठ छुप नहीं पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे शॉकिंग और हैरान कर देने वाली इंटरनेशनल हेडलाइंस। गजा से डर और उम्मीद की खबर। WHO ने 41 मरीजों को बचाया। पहली बार जंग के बाद शुरू हुई जिंदगी की नई उड़ान। गजा लौटी लाशें जुल्म की गवाही देती हुई। इजराइल ने 30 शव लौटाए। कई के हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टियां और चेहरे पहचान से मिटाए गए। इजराइल का चौंकाने वाला कदम। इजरायली कैनेट्स ने पास किया वेस्ट बैंक एनेक्सेशन बिल। क्या अब फिलिस्तीन का नक्शा मिटने वाला है? यमन से सनसनी, हूती बागियों ने छोड़े 12 UN स्टाफ, लेकिन अब भी 53 लोग कैद में। इंसाफ की आस में। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। गजा में जारी तबाही और महीनों की जंग के बाद अब जिंदगी की एक नई उम्मीद नजर आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार देर रात बताया कि उसने गजा से पहली मेडिकल इवैक्यूएशन शुरू की है, जो इजराइल और हमास के बीच 10 अक्टूबर को हुए युद्ध विराम के बाद की पहली राहत मिशन है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गब्रियेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया कि इस ऑपरेशन के तहत 41 गंभीर रूप से बीमार मरीजों और 145 साथियों को गजा से बाहर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। टेड्रोस ने कहा कि यह कदम महीनों से रुकी हुई लाइफ सेविंग ट्रांसफर्स की दोबारा शुरुआत का एक संकेत है। उन्होंने बताया कि अभी भी लगभग 15,000 मरीज ऐसे हैं जो गजा से बाहर इलाज की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर को तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है, जो गजा के तबाह अस्पतालों में नामुमकिन है। उन्होंने अपील की है कि दुनिया के तमाम मुल्क इंसानियत के नाते आगे आएं और सारे रास्ते खोले जाएं ताकि इन मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके। गजा की तबाह जमीन से एक और दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया है। बुधवार को गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इजराइल ने युद्ध विराम समझौते के तहत 30 और फिलिस्तीनियों के शव वापस किए हैं, लेकिन इनमें से कई लाशों पर जुल्म और तशद्दुद के साफ निशान मिले हुए हैं। मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये शव इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के जरिए सौंपे गए हैं। बयान में कहा गया कि कई शवों पर जुल्म के निशान साफ नजर आए हैं, लेकिन इनमें मारपीट, बंधे हुए हाथ और आंखों पर पट्टियां शामिल थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 14 अक्टूबर से अब तक इजराइल कुल 195 शव वापस कर चुका है, लेकिन इनमें से सिर्फ 57 की पहचान हो पाई है। बाकी शवों की पहचान उनके कपड़ों या शरीर पर बचे निशानों से करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गजा में इजराइल की सालों लंबी नाकेबंदी और लैब्स की तबाही की वजह से फॉरेंसिक टेस्टिंग नामुमकिन हो चुकी है। बुधवार को ही गजा प्रशासन ने 54 फिलिस्तीनियों की जनाजा नमाज पढ़ी। ये वो शव थे जिनकी पहचान मुमकिन नहीं हो पाई, क्योंकि यातना और तशद्दुद ने उनके चेहरे पहचान से बाहर कर दिए थे। युद्ध विराम से पहले फिलिस्तीनी नेशनल कैंपेन टू रिट्रीव मार्टिस्ट बॉडीज के मुताबिक इजराइल 735 फिलिस्तीनियों के शव अपने कब्जे में रखे हुए था। वही इजरायली अखबार हारिट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की फौज अभी भी गजा के लगभग 1500 लोगों के शव अपने दक्षिणी सैन्य ठिकाने इस्डे तैमान में रखे हुए हैं, जो कि कैदियों और लाशों के साथ बुरे सलूक के लिए कुख्यात माना जाता है। 10 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच हुआ युद्ध समझौता, जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से हुआ था, इस समय लागू है। पहले फेज में इस डील के तहत इजरायली बंदियों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली और आंशिक इजरायली वापसी शामिल थी। आगे जो चरण हैं उनमें गजा की पुनः निर्माण योजना और गजा के बिना यानी हमास के बिना नई प्रशासनिक व्यवस्था की बात कही गई है। यरूशलेम से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। बुधवार को इजरायली संसद कैनेट्स ने एक बिल को उसकी प्रारंभिक यानी पहली वोटिंग में ही पास कर दिया है, जिसके जरिए कब्जे वाले वेस्ट बैंक को आधिकारिक तौर पर इजराइल में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैनेट्स के बयान के मुताबिक ये बिल इस मकसद से पेश किया गया है कि इजराइल के जो देश है उसकी सॉवरेनिटी को
जूडिया और समारिया यानी वेस्ट बैंक और यहूदी नाम के इलाकों पर लागू किया जाए। इस बिल को 25 सांसदों ने समर्थन दिया है, जबकि 24 ने इसका विरोध किया है। ध्यान रहे कि कैनेट्स में कुल 120 सदस्य हैं। ये बिल न्यूआम पार्टी के दक्षिणपंथी नेता अवी आओज ने पेश किया था। अब इस बिल को कैनेट्स की विदेश और रक्षा मामलों की समिति यानी फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस कमेटी को आगे की चर्चा के लिए भेजा गया है। अगर इसे 3 और वोट अगर इसे 3 और वोटिंग में मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून बन जाएगा। इसी के साथ अखबार यदियोत अहनरोत की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक और बिल माले अदिमूम नाम के वेस्ट बैंक बस्ती ब्लॉक को इजराइल में शामिल करने का प्रस्ताव भी प्रारंभिक मंजूरी में हासिल कर चुका है। इस बिल को 32 सांसदों ने जबकि 9 ने इसका विरोध किया है। इसे इसराइल बैतूनो पार्टी के नेता अवगीव दौर लिबरमैन ने पेश किया है। ये वोटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ही कहा था कि वो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसके बावजूद इजरायली नेता इस दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वैंस इन दिनों इजराइल के दौरे पर हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक को औपचारिक रूप से अपने में मिला लिया तो इससे 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। वो समाधान जिसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने भी कई प्रस्तावों में समर्थन दिया है। यमन से एक और अहम और राहत भरी खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को बताया है कि उसके 12 अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ सदस्य जो कुछ दिन पहले यमन की राजधानी सना में यूएन कंपाउंड में हिरासत में लिए गए थे, अब रिहा होकर एक यूएन ह्यूमैनिटेरियन एयर सर्विस फ्लाइट के जरिए सना से रवाना हो चुके हैं। यूएन के प्रवक्ता कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आज सुबह 12 अंतर्राष्ट्रीय यूएन स्टाफ जो पहले सना में यूएन कंपाउंड में हिरासत में था, उन्होंने यूएन ह्यूमैनिटेरियन एयर सर्विस फ्लाइट के जरिए सना छोड़ा है। वहीं 3 अन्य और स्टाफ अब आजाद हैं और कहीं भी जाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने भी यह साफ किया है कि अभी भी 53 यूएन कर्मी हूती प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से कैद में रखे हुए हैं, जिनके साथ साथ कई गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनयिक मिशनों के सदस्य भी बंद हुए हैं। बयान में कहा गया है कि यूएन इस मामले को सबसे ऊंचे स्तर पर गंभीरता से देख रहा है और सना की संबंधित अधिकारियों, सदस्य देशों और साझेदारों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि बाकी बचे लोगों की रिहाई सुनिश्चित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर महासचिव एंटोनियो गुटरेस की अपील को दोहराया है। सभी मानवीय कर्मियों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की जाए। ये बयान इस घटना के बाद आया है जिससे पिछले हफ्ते हूती लड़ाकों ने सना की यूएन रिहायशी परिसर पर धावा बोलकर कई यूएन कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया था। यमन इस वक्त भी दुनिया के सबसे बड़े मानवीय और आर्थिक संगठनों में से एक दंश झेल रहा है। लगभग 10 साल से जारी युद्ध जिसमें एक तरफ सरकारी बल है और दूसरी तरफ हूती बागी जिसने देश को भूखमरी, बीमारी और तबाही के दलदल में धकेल दिया है। इजरायली जेल में बंद 16 साल का अमेरिकी फिलिस्तीनी लड़का। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप सरकार से रिहाई की अपील की है। दुनिया भर में इंसाफ की आवाज उठाने वाला अमेरिका आज अपने ही एक बेटी की आजादी के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। मोहम्मद इब्राहिम नाम का एक 16 साल का फिलिस्तीनी अमेरिकी लड़का पिछले 8 महीनों से इजरायली जेल में बंद है। अब अमेरिका के 27 कांग्रेस सदस्यों ने एक खत लिखकर ट्रंप प्रशासन से उसकी फौरन रिहाई की मांग की है। ये खत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी को भेजा गया है, जिस पर सेनेटर बर्नी सैंडर्स और प्रिंस वॉन हॉलन ने जैसे बड़े नामों के भी दस्तखत इसमें शामिल हैं। खत में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय बार बार कहता है कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए
इजरायली हुकूमत से सीधे बात की जाए और इस अमेरिकी बच्चे की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद की गिरफ्तारी को अब 8 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इस दौरान उसके साथ बदसलूकी की रिपोर्टें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जेल में उसे ठंडी कोठरी में रखा गया है, खाना बहुत कम दिया जाता है और तशद्दुद की वजह से उसका वजन तेजी से और ज़्यादा घट रहा है। अदालत में उसकी पेशियां बार बार टाली जा रही हैं। हुकूक इंसानी तंजीम डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल यानी फ़िलिस्तीन के मुताबिक मोहम्मद को राइफल की बटों से मारा गया और उसे इंसानी हालात से दूर एक ठंडी कोठरी में रखा गया है। इजरायली अधिकारियों का इल्ज़ाम है कि मोहम्मद ने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों पर पत्थर फेंके, लेकिन अब तक न कोर्ट कोई सबूत पेश किया गया और न मुकदमा शुरू हुआ है। अमेरिकी सांसदों ने अपने खत में लिखा है कि इस इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए कोई सबूत सामने नहीं आया है। फिलिस्तीनी बच्चों के साथ इजराइल के बर्ताव पर यह कोई नया वाकया नहीं है। DCIP की रिपोर्ट कहती है कि वेस्ट बैंक में गिरफ्तार किए गए लगभग 75% बच्चों ने बताया है कि उनके साथ गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद किया गया है और 85% को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों पकड़ा गया है। मोहम्मद के लिए ये वक्त और भी दर्दनाक तब हो गया जब उसके 20 साल के कज़न सैफुल्ला मुसल्लत को वेस्ट बैंक में इजरायली सैटेलाइट्स ने पीट पीट कर मार डाला। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने इस कत्ल की जांच की मांग की थी, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इजरायली सैटेलाइट्स जो इलीगल बस्तियों में रहने वाले जो फिलिस्तीनियों पर हमला करते हैं वो अक्सर बिना सज़े बच निकलते हैं। अरब सेंटर वाशिंगटन DC के यूसुफ मुनय्यर ने कहा कि जब इजराइल अमेरिकी फिलिस्तीनियों को मारता है या कैद करता है तो अमेरिकी सरकार चुप रहती है। उन्होंने कहा कि यह रवैया साफ दिखाता है कि अमेरिकी हुकूमत को फिलिस्तीनी अमेरिकियों की कोई भी परवाह नहीं है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन यानी CAIR ने अपने बयान में कहा है कि अगर कोई और देश एक अमेरिकी बच्चे को इस तरह कैद करता तो अमेरिकी सरकार गुस्से से भर जाती। ट्रंप सरकार को चाहिए कि वो मोहम्मद इब्राहिम की फौरन रिहाई के लिए सख्त कदम उठाए। ये 16 साल का बच्चा जो फ्लोरिडा से है उसे अपने घर अपने परिवार के साथ होना चाहिए, ना कि एक ऐसी इजरायली जेल में जो इंसानियत की तमाम हदें पार कर चुकी है। मोहम्मद की कहानी आज सिर्फ एक बच्चे की नहीं रही, ये उस दोहरे मापदंड की मिसाल बन गई है जिसमें इंसाफ का तराजू हमेशा झुका रहता है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने इस बेटे के लिए उतनी ही आवाज़ उठाएगा जितनी वह दुनिया के बाकी लोगों के लिए उठाता है, या फिर मोहम्मद इब्राहिम भी इस खामोश अंधेरे में दफन हो जाएगा जहां फिलिस्तीन की मासूमियत रोज दम तोड़ती नजर आ रही है।